स्वागत है सभी का द्रोणाचार्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हिमांशु कश्यप। जैसा कि आपने 8वीं क्लास में गणित और शिक्षा शास्त्र में संख्याओं को जोड़ना को, घटाना को और विभाजन करने को आपने सीखा था। हमने पूरा कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझाया था, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई थी, इसलिए हमने आपको प्रैक्टिस नहीं कराया था। तो आज हम करेंगे प्रैक्टिस। तो काफ़ी बेहतर तरीके से हम संख्याओं के बारे में, उसके जोड़ने के बारे में, घटाने के बारे में और विभाजन के बारे में हम सीखेंगे अच्छे से। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, हमारी वीडियोस। तो अगर हम बात करते हैं पहले प्रश्न की, तो ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भाई देख लेते हैं। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, तो ये गलत हो गया, क्योंकि विषम संख्याएं ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि विषम संख्याएं हो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 है, जो कि विषम नहीं है, वो क्या है? सम है। तो पहला विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। तो मतलब यही सही होगा। बाकी देख लेते हैं। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं, बिल्कुल सही है। इनफाइनाइट होती हैं, कई होती हैं। अभाज्य संख्या केवल 2 गुणनखंड होते, बिल्कुल सही है। जैसे कि हमने बताया था, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो कि स्वयं की संख्या से विभाजित होती है, साथ में 1 से विभाजित होती है। एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लीजिए 13 की बात करें हम, तो 13 के गुणनखंड में क्या होगा? 13 गुणे 1 होगा। ऐसे ही 17 में 17 गुणे 1 होगा। तो कितने गुणनखंड होंगे? मात्र 2 ही होंगे। तो यहाँ पे ये भी विकल्प नहीं होगा। चौथा क्या है? एक अंक वाली केवल 4 संख्याएं होती हैं जो कि अभाज्य होती है, बिल्कुल सही कहा गया। अगर हम स्टार्ट करते हैं 2 से, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, तो केवल 4 ही संख्याएं ऐसी होती हैं जो एक इकाई की होती हैं, या कहें एक अंक की होती हैं और अभाज्य होती है। तो यहाँ पे हमारा पहला ये विकल्प क्या होगा? सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। आगे दिया गया 34 नंबर। वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं में विभाज्य होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसके हल करने के तरीके 2 हैं। या हम ये कर सकते हैं, इन चारों विकल्पों को हम 1 से लेके 10 तक हम विभाजित करें, जैसे कि हमने आपको सिखाया था विभाज्यता के नियम से। तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक सवाल को हम 10 बार करेंगे, दूसरे वाले को भी 10 बार करेंगे, तो कम से कम बहुत समय लग जाएगा। तो इससे अच्छा बेहतर तरीका क्या है? हम 1 से 10 का लासा निकाल लें। जो भी लासा आएगा उन संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे हम, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 25-20 आएगा। इसको निकालिएगा, अगर नहीं आएगा तो हम समझा देंगे हम। तो चौथा विकल्प यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारे ये बॉडमास के नियम से लगा है। तो ये अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये बॉडमास के नियम से है। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है, इसमें ना कोई ब्रैकेट है ना कोई बार है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे डिवीज़न करते हैं। देखिएगा डिवीज़न किसके किसके बीच में है। डिवीज़न जो है 21 और 7 के बीच में है, कि 21 और 7 को हम हल करेंगे तो कितना आएगा? 7 त्रिक 21, और इसके आगे माइनस लगा हुआ है तो हम क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। उसके बाद डिवीज़न के बाद हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन किसके किसके बीच में है? 2 संख्याएं हैं। 17.5 गुणे 3 के बीच में है, और 3 गुणे 12.5 के बीच में है। तो 17.5 गुणे 3 को हल करेंगे तो आएगा हमारा कितना आएगा? 52.5 आएगा, और -3 लगा हुआ है यहाँ पे। और -3 गुणे 12.5 को हल करेंगे तो आएगा -37.5। अब इसको हम जब पूरा हल करेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा? 12 आएगा। इसको ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं आएगा जरूर बताएंगे हम। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। आगे दिया गया है, कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया, और उसकी जगह पे उसने क्या लिख दिया? 404 लिख दिया। मतलब 40 4 44 होता है, तो उसने 40 अलग लिख दिया और 4 को उसने अलग लिख दिया। तो अध्यापक के रूप में आप इसे कैसे संबोधित करेंगे? ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है? उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिख देंगे। अगर हम सही उत्तर लिख देंगे तो बच्चा सीखने का प्रयास कैसे करेगा? हमें उन्हें अवसर देना है कि वो खुद से सीखें। तो पहला विकल्प तो बिल्कुल गलत हो गया। उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम सिखाएंगे। ये हो सकता है क्योंकि बच्चों को अगर संख्याएं समझ में नहीं आ रही हैं, तो उनको हम पहले मूर्त पदार्थ दिखाएंगे, जिनको सीधे प्रत्यक्ष रूप से देख के उनसे सीख सकता है। ऐसे ब्लॉक्स हैं, है ना, ऐसे कार्ड्स से उनको दिखाएंगे, उससे सीखने का प्रयास करेंगे। अगला क्या है? उनको उस समूह में रखेंगे जिसने यह सही किया है। ऐसा नहीं है भाई हमें अनुकरण करना नहीं सिखाएंगे बच्चों को कि वो सही कर रहा है, उससे देख लो जाके। अगर वो देख लेगा, कॉपी कर लेगा, तो सीखेगा कैसे? तो ये भी विकल्प क्या होगा? गलत होगा। अगला क्या है? उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। भाई जब उन्हें आता नहीं है तो कैसे कर पाएंगे वो, है ना। तो ये भी विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। यहाँ पे सेकंड वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा।
आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल हैं। भाई मेरे पास कितनी पेंसिल हैं? 6 पेंसिल हैं। और मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं। अब मनीष के पास जो पेंसिल थी मेरे से 2 अधिक है, मतलब 6 में 2 हमने और जोड़ दिया। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? पहली बात तो हम यहाँ पे 2 लोगों की तुलना कर रहे हैं। एक के पास 6 थी, एक के पास 6 के साथ 2 और थी, तो हमने यहाँ आपस में क्या किया? तुलना किया। और साथ में हमने 2 को क्या किया? ऐड किया, यानी कि जोड़ किया, यानी कि जमा किया। तो यहाँ पे पहला वाला सही होगा। क्या होगा? तुलनात्मक जमा होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 53 नंबर दिया गया है, हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो भाई ध्यान दीजिएगा, बात हो रही कि सही नहीं है। तो पहला है, एक संख्या में अंक की स्थिति का मान बताती है, तो बात सही है। जो उसकी स्थिति है उसका स्थानीय मान बताती है, जातीय मान बताती है, हमने आपको बताया था संख्याओं के बारे में। और दूसरा क्या है, ये योगात्मक प्रकृति है, तो ये भी सही है। अगला क्या है, इसमें आधार जो होता है 2 की प्रणाली का पालन करता है। तो आपको याद होगा हमने बताया था दार्शनिक पद्धति के बारे में, जिसमें आंकड़े क्या होते हैं? 10 होते हैं, 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 1 से लेके 9 तक 10 संख्या होती थी, दार्शनिक प्रणाली होती थी। तो यहाँ पे 2 की बात हो रही, तो 2 किस में होता है? बाइनरी में होता है। तो ये विकल्प क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन देखा जाए तो यही विकल्प क्या होगा? सही होगा। 57 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। दिया गया है, मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक आभास संख्याएं हैं, अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। ध्यान दीजिएगा। तो पहला हमारा विकल्प है 57। 57 में 5 और 7 क्या होते हैं? क्रमिक होते हैं। और अगला 53 है। 53 में 2, 3 भी क्रमिक होते हैं। और 35 में 3 और 5 भी क्रमिक होते हैं, सारी आभास संख्याएं हैं। 1 और 3 भी क्रमिक है, लेकिन 1 क्या है? आभास संख्या नहीं है, क्योंकि आभास संख्या सबसे छोटी कौन होती है? 2 होती है। आगे दिया गया है, इनका जो योग है क्या है? 3 और 4 से विभाजित है या उसका गुणज है। तो 3 और 4 का अगर हम लासा लेंगे तो कितना आएगा? 12 आ जाएगा। अब देखते हैं 57 को जोड़ते हैं। 57 में 5 और 7 है, जोड़ेंगे 5 और 7 को तो 12 आएगा। और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। और 5 और 3 या 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो 12 किससे विभाजित होगा? भाई पहले वाला, क्योंकि उसमें 12 ऑलरेडी मिल गया हमको, 5 12 से नहीं जाएगा, 8 भी नहीं जाएगा। तो पहला विकल्प हमारा क्या है? सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्या है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में कौन सी संख्या तीसरे स्थान पर होगी? भाई ध्यान दीजिएगा, पहले हम ढूंढेंगे सबसे छोटी संख्या। देखिएगा सब में स्टार्टिंग में 7 लिखा हुआ है, लेकिन लास्ट जो संख्या है ये सबसे छोटी, क्योंकि इसमें 0.77 लिखा हुआ है, तो पहले नंबर पे ये आ जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे 7.0 की। देखिएगा 7.0 कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है 7.0, और 7.0 यहाँ लिखा हुआ है। अब इसमें हम दोनों में तुलना करते हैं। तो पहली संख्या क्या है? 7.07 है, लेकिन ये क्या है? दूसरी क्या है? 7.007 है। तो ये काफ़ी छोटी होगी, क्योंकि 0.007 है, यहाँ पे 0.07 है, तो ये दूसरे नंबर पे आएगी और ये तीसरे नंबर पर आएगी। और प्लस अगले क्या है? आगे देखते हैं, 2 संख्या बच गई हैं। तो पहली क्या है? 7.70 है, दूसरी क्या है? 7.707 है। तो 7 बराबर हो गया। पॉइंट के बाद देखते हैं, पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या है? 0.07 है, यहाँ पे 0.707 है। तो 707 ज़्यादा बड़ा होगा, 7.70 छोटा होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? ये आ जाएगी हमारी चौथे नंबर पे, ये आ जाएगी 5वें नंबर पे। लेकिन पूछा क्या गया है? तीसरे स्थान पे कौन सी होगी? तो कौन सी होगी? 7.07, यानी कि आंसर हमारा क्या होगा? आंसर होगा हमारा तीसरा वाला 7.07। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न काफ़ी लंबा सा है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न क्या है? एक 5 अंकों की संख्या है, ठीक है, 1 2 3 4 5। एक 5 अंकों की संख्या है, दहाई के स्थान का अंक कितना है? 8 है। तो भाई दहाई के स्थान का अंक 8 हमने लिख दिया, इकाई छोड़ दिया हमने। तो 8 देखिए दहाई में कहाँ कहाँ पे है? पहले विकल्प में है भाई, दूसरे में तो 2 दिया है दहाई पे, तीसरे में भी दहाई पे 2 दिया है, और अंतिम में दहाई पे 8 दिया है। मतलब पहला और चौथा विकल्प क्या है? सही हो सकता है।
आगे देखते हैं हम। आगे दिया गया है इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है। तो मतलब 8 का कितना है, 1/4। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी इकाई पे क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे दिया है 1000 के स्थान का अंक 0 है। तो ये 2 पे इकाई, 2 पे इकाई होता है, इकाई पे 2 है, दहाई पे 8 है, सैकड़ा हमने छोड़ दिया। 1000 पे क्या है भाई, 1000 पे 0 है। इतना हो गया। आगे अब बात करते हैं सवे स्थान की। सवे स्थान का अंक जो है इकाई के स्थान का 2 गुना है। तो इकाई का अंक 2 था और सवे अंक का इसका 2 गुना हो गया, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। और 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 3 गुना है। तो 2 का हम 3 गुना करेंगे तो 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6 आ जाएगा। तो कितना आएगा, 60482। अब देख लीजिए ऑप्शन में क्या मिल रहा है आपको, 60482। तो यहाँ पे हमारा जो लास्ट विकल्प है वो बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न है हमारा 72 गुणे 28 बराबर 36 गुणे 4, और आगे ब्लैंक खाली है। तो अब हल कर लेते हैं। 36 दूना क्या होता है, 72 होता है। अब 4 इधर लिखा हुआ, इधर 28 लिखा हुआ, काट लेते हैं हम। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, इसको काटेंगे आएगा, इसको काटेंगे तो आएगा क्या, 14 आएगा। फिर 2 से काटते हैं, 2 से कट गया, 2 से कम 2, कितना आ गया, 14 हमारा आंसर आ गया। अब देखिएगा, अच्छा 2 को देखते हैं हम, फॉलो करते हैं। तो पहला हमारा क्या था, ये 7 का गुणज है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 7 दूनी क्या होता है, 14 होता है। आगे देखते हैं अगला क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है। तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 14 क्या है, इसके फैक्टर हो सकते हैं 7 गुणे 2। तो ये तो गलत हो गया भाई। आगे देखते हैं अगला क्या है, ये 10 से कम है। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये 10 से कम नहीं है, क्योंकि 14 है, अधिक है ये। अगला है यह एक सम संख्या है। तो डी सही है। यहाँ पे हमने देखा ए सही था हमारा, डी सही था। और ये क्या है, 56 का गुणनखंड है। तो 56 के गुणनखंड भी है, तो यहाँ पे ये भी सही हो गया हमारा। तो ए हो गया हमारा, और साथ में डी हो गया, और ई हो गया, सही हो गया। अब ए डी ई किस में है, हमारे लास्ट वाले विकल्प में है। तो चौथा विकल्प क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। आगे दिया गया है, हाँ दिया गया है क्या, संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ध्यान दीजिएगा। पहली बात हो रही संख्यांक की, मतलब संख्या के अंक की, जिसके माध्यम से हम संख्या को प्रदर्शित करते हैं, चाहे वो हिंदी की गिनती हो, चाहे वो रोमन गिनती हो, है ना, कोई भी गिनती हो तो संख्यांक होता है। संख्या क्या होती है, जिसको हम गिनते हैं, 1 2 3, ये संख्या होगी हमारी, है ना। अब बात करते हैं पहले पॉइंट की। तो पहला दिया है संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि संख्यांक के माध्यम से हम संख्या को प्रदर्शित करते हैं, चाहे वो रोमन गिनती हो, चाहे वो हिंदू पद्धति की गिनती हो। तो यहाँ पे पहला विकल्प क्या है हमारा, सही है। अगला क्या है, एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। बिल्कुल सही, जैसे हमने बताया था, हम कोई भी प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, चाहे वो रोमन गिनती हो, चाहे कोई भी गिनती हो, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले के साथ साथ चौथा दोनों सही होगा। लास्ट विकल्प होगा ए और बी दोनों ही क्या हैं, शुद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हमारा कह रहा है 46 नंबर, योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। तो पहला है, एक टोकरी में 15 संतरे हैं। ठीक है भाई, एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी में क्या हैं, 17 हैं। सब मिलाकर कितने हो गए, अब इनको मिला देंगे तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा समुच्चयन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, समुच्चयन हो रहा है, क्योंकि हम दो चीज़ों को मिला के एक समूह बना रहे हैं, तो समुच्चयन हो रहा है यहाँ पे। अगले में क्या कहा गया है, एक मोबाइल फ़ोन जिसकी कीमत दी गई है और इसमें कुछ रुपए की वृद्धि हो रही है। मतलब पहले इसकी कीमत 9950 था, बाद में कुछ बढ़ गई, तो यहाँ पे क्या हो रही, वृद्धि हो रही है। वृद्धि को हम क्या बोलते हैं, संवर्धन बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। तो पहले में समुच्चयन हो रहा है, दूसरे माले में क्या हो रहा है, संवर्धन होता है। तब देख लेते हैं भाई कौन सा विकल्प हमको मिल रहा है। तो दूसरा को देखिएगा, दूसरे विकल्प को, पहले में क्या हो रहा है, समुच्चयन हो रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है, संवर्धन हो रहा है। तो दूसरा विकल्प हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। आगे दिया गया है अंकों 2 3
4, 6, 7, 8 निम्नलिखित रिक्त स्थानों को व्यवस्थित कीजिए और योग करने पर अधिकतम की संभावना हो। बात हो रही अधिकतम की, तो सबसे बड़ी संख्या को हम क्या करेंगे, पहले हम देखिए इकाई छोटी होगी, दहाई उससे बड़ी होगी, सैकड़ा सबसे बड़ा होगा। अगर सैकड़ा बड़ा होगा तभी संख्या हमारी क्या होगी, बड़ी होगी। तो पहले हम क्या करते हैं, 7 और 8 को हम लिख देते हैं कहाँ पे, सैकड़े के स्थान पे। और उसके बाद क्या है, 4 और 6 है, 4 और 6 को लिख देते हैं हम कहाँ पे, दहाई के स्थान पे। उसके बाद बचा क्या हमारा, 2, 3 छोटा है, तो 2, 3 सबसे छोटा है तो हमने लिख दिया कहाँ, इकाई के स्थान पे। अब इसको हम जोड़ेंगे, 3 2 5 हुआ, 6 10 हुआ, 0 हासिल लगा 1, है ना। और यहाँ पे 8 8 16 हो जाएगा, कितना आएगा, 16 0 5 आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा दूसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा। हमने क्या किया, जो बड़ी संख्याएं थी उनको हमने सैकड़े में लिख दिया, जो छोटी संख्याएं थी उनको हमने इकाई में लिख दिया, बाकी जो बची संख्याओं को हमने बीच में दाएं के स्थान पे लिख दिया। तो यहाँ पे 16 0 5 सही होगा, 1605। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न है, 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। तो 50 है, हमने माना उसमें हमने x को जोड़ दिया। अगला है, और फिर वह संख्या 50 से घटाई जाती है, मतलब 50 से हमने उसी संख्या को घटा भी दिया, ठीक है। और प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का हमने क्या किया, योग करना है। तो जो प्राप्त हुई संख्याओं को हमने क्या किया, योग किया। तो एक प्लस एक्स था, एक माइनस एक्स था, तो दोनों कट गए और 50 50 क्या हो गए, 100 होंगे। तो यहाँ पे हमारा चौथा विकल्प क्या है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम। ये प्रश्न काफ़ी बढ़िया है, हमने पिछली क्लास में बताया भी था आपको, जब हमने लिया था ब्रह्मास्त्र का मैथ्स का, उसमें देख लीजिएगा, आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मिल जाएगा। तो इसमें देखिएगा, प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रमण करें। तो पहले हमने आपको बताया था, अगर बच्चों को आप प्रारंभिक स्तर पर गणित की अवधारणा सिखा रहे हैं तो सबसे पहले बच्चों को हम क्या सिखाएंगे, अनुभव सिखाएंगे, अनुभव देंगे बच्चों को, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा चीज़ों को हम सिखाने का प्रयास करेंगे। तो नंबर 1 पे क्या होगा हमारा, अनुभव होगा। नंबर 2 की बात करेंगे हम, तो नंबर 2 में क्या होगा, भाषा के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे, चाहे वो कविता हो चाहे कहानी हो। नंबर 2 पे क्या होगा, भाषा होगी, ठीक है। अब हमने भाषा के माध्यम से सिखा दिया, अब हम उनको चित्र दिखाएंगे, चित्र के माध्यम से समझाएंगे। तब क्या होगा, चित्र बनाना, अब उसको हम चित्रों के माध्यम से समझाएंगे। फिर लास्ट में उसको हम प्रतीक के रूप में प्रदर्शित कर देंगे। तो दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो चौथे नंबर पे होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें हमारा देखते हैं, हमारा पहले क्या था, अनुभव प्रदान करना है ना। तो अनुभव प्रदान करना किस में, तीसरे वाले में है। इसके बाद फिर ये वाला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प क्या है, बिल्कुल सही है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। आगे बढ़ते हैं हम। आगे दिया है, एक बच्चे ने दिए गए नीचे दिखाए अनुसार दो संख्याओं को घटाया। अब उसने घटाया किया यहाँ पे, तो 7 में से 3 घटाया, 4 आ गया। 8 में से 2 घटाया, उसने 6 घटा दिया। मतलब उसको घटाना आ रहा है लेकिन थोड़ा गड़बड़ हो रहा है स्थानीय मान में, ठीक है। देखते हैं हम आगे देखते हैं। तो प्रश्न दिया गया है, बच्चों की घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में धारणाएं जो सी गलत हैं। बात तो सही है, क्योंकि उसको स्थानीय मान नहीं आ रहा है कि हमें बड़ी संख्या को छोटी संख्या के साथ में घटाना है और स्थानीय मान को भी देखना है, इकाई से इकाई घटाना, दहाई से दहाई घटाना है। दूसरा क्या है, बच्चा नहीं जानता है घटाना कैसे, ये तो बात सही जानता है भाई, तभी तो घटा पा रहा है, उन्हें घटा ही ना पाता। अगला क्या है, बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है, तो ये भी सही है, जानता है, क्योंकि वो पहली संख्या को पहली संख्या घटा रहा है, दूसरी संख्या को दूसरी संख्या घटा रहा है, तो ये भी सही होगा। अगला क्या है, यह एक गलती है, इसे बार बार अभ्यास करके सुधार सकते हैं। तो हमें अभ्यास बार बार नहीं कराना है, वरना अभ्यास बार बार करेगा तो बच्चा क्या होगा, यांत्रिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा, थक जाएगा। तो यहाँ पे पहला विकल्प क्या है हमारा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला दिया गया है, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू भारतीय अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता। क्योंकि अगर हम रोमन संख्याओं का उपयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि स्थानीय मान को समझाने में काफ़ी समस्या आती हैं यहाँ पे, है ना। क्योंकि स्थानीय मान में हमने 0 लिख दिया, अब यहाँ पे 100 से गुणा करना, 1000 से गुणा करना है ना, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा पहला विकल्प क्या होगा, बिल्कुल सही होगा कि रोमन अंक जो होती हैं स्थानीय मान को नियोजित नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग हम गणना करने में मुश्किल हमें होती है। पहला विकल्प हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 11,000, तो भाई लिखा गया है क्या, 11,000 1100, तो भाई 1100 लिख देते हैं हम। 1111 का प्रतिनिधित्व करता है, इसको हम जोड़ेंगे कितना आएगा,
ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 हो गया, 1 1 2 हो गया, 1 हो गया, 12,111 आएगा। तो यहाँ पे हमारा दूसरा विकल्प क्या है, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो देखिएगा लिखा गया है 7.1 इंटू 3.85 अपॉन 9.90 का सबसे अच्छा अनुमान कौन लगा सकता है। अब ध्यान दीजिएगा 7.1 लिखा हुआ है तो पॉइंट के बाद 1 लिखा हुआ है तो ज़्यादा संख्या ये 7 के ही आसपास है, ये 8 पर नहीं पहुंचेगी। अगर 7.5 होता, 7.6 होता, 7.8 या 9 होता तब इसको हम 8 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम 7 के रूप में निरूपित करेंगे। अगला क्या है 3.85। अब देखिएगा 8 क्या है, ये 5 से बड़ा है तो यहाँ पे हम 3.8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। अगला क्या है 9.09 है तो 9.09 को हम क्या कर सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं ऑप्शन में देखिएगा तो दूसरा ऑप्शन जो हमारा है 7 इंटू 4 अपॉन 9 क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ये एक श्रृंखला दी गई है, इसमें दिया गया है सम संख्यक पदों तक योग कितना होगा। अब देखिएगा क्या ये संख्याएं सम है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6, भैया ऑलरेडी ये क्या हैं, सम पद लिखे गए हैं। अब इनको हम जोड़ते हैं, देखते हैं जोड़ते हैं क्या आता है। भाई ध्यान दीजिएगा तो जो इसमें जोड़ते हैं अंत, पहला क्या है +1 है, दूसरा क्या है -1 है। अगर हम +1 और -1 को जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे ही इसको जोड़ेंगे हम +1 -1 को तो 0 आएगा, यहाँ भी जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। तो अगर हम इन सम पदों को जोड़ते हैं तो मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पे पहले विकल्प क्या है हमारा, 0 होगा। तो ये हमारे इसमें क्या होगा, 0 होगा। ये हमारा पूरा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। जब हमने पढ़ाया था आप लोगों को संख्यांक और प्रैक्टिस भी हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और बेहतर तरीके से और बेहतर तरीक़ों से मैथ सीखने का प्रयास करेंगे। साथ में आज इवनिंग में हम 8 बजे आपको एक साइकोलॉजी का लेक्चर देंगे, ज़रूर देखिएगा, समाजीकरण के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।